आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सीडीपी क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। आज की क्लास सीडीपी पहला प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि डाट डाट। पहला ऑप्शन शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन संवेगात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन नैतिक विकास। शारीरिक और गत्यात्मक विकास का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी। संवेगात्मक मतलब हमारे अंगों का चलन, संज्ञानात्मक मतलब तर्क, नैतिक का मतलब बच्चा वातावरण में कैसा सीख रहा है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही होगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। दूसरा प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन परिवार व वातावरण, तीसरा ऑप्शन परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले ये तीनों ऑप्शन जो दिया है, वंशानुक्रम, परिवार एवं वातावरण, तीसरा दिया है परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी सही है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, उपरोक्त में से सभी। वंशानुक्रम का मतलब होता है माता पिता के जो गुण होते हैं। परिवार एवं वातावरण का मतलब होता है परिवार और वातावरण में बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। और परिवार की सामाजिक स्थिति मतलब सामाजिक का मतलब होता है आर्थिक, जैसा परिवार का आर्थिक स्थिति तो वैसे ही बच्चे देखकर सीखता है। तीसरा प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी पूछा है मतलब सेंसरी मोटर। पहला ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया है 11 से 16 वर्ष। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछा है तो इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, जन्म से 2 वर्ष। और दूसरा ऑप्शन दिया है 2 से 7 वर्ष, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा जो दिया है 7 से 11, ये होता है मूर्त अवस्था। और चौथा दिया है 11 से 16 वर्ष, यह अमूर्त अवस्था होती है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा ऑप्शन लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा ऑप्शन बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं, चौथा ऑप्शन सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। पहला और दूसरा चौथा ऑप्शन जो दिया है ये लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, जैसे लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये लिंग विभेदन है। और दूसरा ऑप्शन भी लिंग विभेदन से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन भी जो दिया है कि समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, जिसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। पांचवा प्रश्न, परामर्श का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन बच्चों को समझना, दूसरा बच्चों की कमियों का कारण पता करना, तीसरा बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो परामर्श का होता है बच्चों को समझना और उसकी विशेषता होती है, पहला बच्चों को समझना, दूसरा होता है बच्चों की कमियों को पता करना, तीसरा होता है बच्चों को समायोजन में सहायता करना। समायोजन का मतलब होता है कि बच्चा को वातावरण में तालमेल बैठाना। चौथा होता है उपरोक्त में से, चौथा है मतलब दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा, उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। पहला
पहला ऑप्शन उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना, दूसरा शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, चौथा प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा शिक्षण आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा। बच्चे में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से नैतिकता का विकास नहीं होता है। ऊपर हम जो प्रश्न पढ़े थे वो 7वां था, इसलिए 6वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, दूसरा विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, तीसरा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, चौथा बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इसका सबसे पहला ऑप्शन सबसे उचित होगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये कथन जीन पियाजे का है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। और दूसरा जो दिया है, विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बच्चे विद्यालय आने से पहले वो घर से कुछ सीख के ही विद्यालय जाते हैं। और तीसरा जो दिया है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये तो गलत दिया है। अधिगम अगर हम जैसा उन्हें वातावरण देंगे वो वैसा ही सीखेगा। चौथा बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। बच्चे यथावत का मतलब जैसा हम उसको दिखाएंगे वही सीखता है, ये गलत बात है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही है। 8वां प्रश्न, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। पहला स्नेह का, दूसरा विश्वास का, तीसरा सम्मान का, चौथा उपरोक्त सभी। तो 8वां का सबसे उचित ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य स्नेह का भी गुण होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही है। नौवां प्रश्न, क्लास का टाइप करने में क्वेश्चन ऊपर से नीचे हो गए हैं, इसलिए 10वां प्रश्न ऊपर दिया है और 9वां नीचे। इससे पहले हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। पहला प्रतियोगिता की भावना को, दूसरा सहयोग की भावना को, तीसरा प्रतिद्वंदिता की भावना को, चौथा तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना की। सहयोग की बात वाइगोस्की करते हैं, अगर बच्चों को हम जितना सहयोग करेंगे वो उतना ही अच्छा सीखता है। इसलिए मिलजुल कर छात्र अगर आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता से सीखेंगे तो बढ़िया सीख पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे। 10वां प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, दूसरा उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, तीसरा वह अत्यधिक संवेदनशील है, चौथा वह सशक्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होती है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। मतलब संवेगात्मक का मतलब होता है कि मतलब अध्यापक का कैसा अंगों का चलन है। 11वां प्रश्न, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला आजीविका कमाना, दूसरा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा पढ़ना लिखना सिखाना, चौथा बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तो वो बेहतर सीख पाता है।
कार्य का संपूर्ण विकास। 12वां प्रश्न, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है पहला ऑप्शन सामान्य बुद्धि, दूसरा प्रखर बुद्धि, तीसरा उत्कृष्ट बुद्धि, चौथा प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 90 से 110 के बीच के बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो वह सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही होगा। 13वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सतत का मतलब लगातार और व्यापक का मतलब के उपरांत होता है। पहला ऑप्शन सभी विषयों का मूल्यांकन, दूसरा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, तीसरा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, चौथा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। 14वां प्रश्न, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, दूसरा शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, तीसरा शिक्षकों को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पहला ऑप्शन जब शिक्षक फुर्सत में हो, दूसरा ऑप्शन ये तो गलत है, दूसरा ऑप्शन जब विद्यार्थी फुर्सत में, ये भी गलत है, तीसरा कुछ समय के पश्चात, ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन कर रहा है तत्काल विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की, चौथा ऑप्शन कर रहा है कि तत्काल विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। हमारा क्लास कैसा लगा? तत्काल जिज्ञासा शांत करना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करने के लिए तत्काल उत्तर देना चाहिए। आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।